जय हिंद आप सभी को। और आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक वर्सेस सार्क। ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉकडाउन होने से पहले ये टॉपिक बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसमें पूछा जाता है, पर्सनल इंटरव्यू जीडी में। क्यों पूछा जा रहा था, इस बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको देता हूँ। बिम्स्टेक की मीटिंग बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज है। इंडिया का ही अगर मैप है तो यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर नेपाल, भूटान और यहाँ पर साउथ एशियन कंट्री शुरू हो जाते हैं। इन ये सब मिलके बिम्स्टेक कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो सार्क कंट्री हैं वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखें, कंट्रीज के फ्लैग मैच हो रहे हैं। यहाँ इंडिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको भूटान का मैप भी दिख रहा होगा, यहाँ पर नेपाल भी दिख रहा है। बट दोनों में इतना फर्क क्यों? जब दोनों के मेंबर लगभग सेम है तो परफॉर्मेंस भी सेम ही होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और यही हमारे जीडी टॉपिक का कारण बन जाता है। आगे चलते हैं, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से आगे बढ़ने तो रोज शाम आपको 5, 6 और 7 बजे 3 लेक्चर में रोज शाम को लाता हूँ, 5, 6 और 7 बजे, जो कि लेक्चर और जी टॉपिक के रिगार्डिंग होते हैं, पर्सन के रिगार्डिंग भी। सो मंडे टू फ्राइडे बी स्टे ट्यून विद अस ऑन अनअकैडमी शौर्य यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे जीडी टॉपिक्स ढूंढने हो तो आप सीधे गूगल पे टाइप कर सकते हैं एसएसबी जीडी टॉपिक शुभम वार्ष्णेय और मैं आपको मिल जाऊंगा, या आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जब चाहे तब देखिए। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टॉप एजुकेटर से गाइडेंस ले सकते हैं और ये इसका प्राइस है। बट आप में से कुछ लोगों को पता होगा, रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है, तो वो कहते हैं कि अनअकैडमी मेरी बहुत चलती है। तो उन्होंने कहा है कि शुभम अपने नाम से तुम लोगों को 10% डिस्काउंट भी दे सकते हो, तो आप मेरा नाम ऐसे कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक आपकी पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चर, जीडी तीनों में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं, हम बिम्स्टेक वर्सेस सार्क के बारे में ही क्यों बात करें। यूएन जनरल असेंबली वर्सेस यूरोपियन यूनियन के बारे में तो बात कर सकते हैं भाई। बिम्स्टेक और सार्क तो बड़ी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक में 7 कंट्री हैं और सार्क में 8 कंट्री हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो 100 से ज्यादा कंट्री हैं। यूरोपियन यूनियन में पूरा यूरोप आता है। इन दोनों का कंपैरिजन ज्यादा बेहतर आएगा ना। इन दोनों का कंपैरिजन करने की वजह है हमारे मोदी जी। अब क्या है ऐसी बात, इस बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। तारीख है 7 जून 2019। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आता है जिसमें जयशंकर जी, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं सार्क हैज प्रॉब्लम्स, बिम्स्टेक फुल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सार्क में कई समस्या आ रही हैं और बिम्स्टेक में बहुत जोश है काम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब 7 जून से हम थोड़ा पीछे जाते हैं, वो आते हैं मई में। मई में जब हम आते हैं तो हम नोटिस करते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सेरेमनी, स्वेरिंग सेरेमनी में ले रहे थे, तब उन्होंने बिम्स्टेक कंट्री को इनवाइट किया था और कहा था नेबरहुड फर्स्ट, हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वो फर्स्ट। अब जरा इस मैप को जरा ध्यान से देखो। ये बिम्स्टेक कंट्री के मैप्स हैं जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, और ये सार्क के हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा अफगानिस्तान, यहाँ दिखेगा आपको पाकिस्तान, और बाकी इंडिया आ गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर बाकी नेपाल, भूटान है, तो यहाँ पर भी नेपाल, भूटान है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये देश। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस बात को अगर और डिटेल में समझना है तो हमें ना बिम्स्टेक और सार्क की फुल फॉर्म देखनी होगी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। इस बात को ध्यान से देखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक इकोनॉमिक कॉपरेशन। सार्क की है साउथ एशियन, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। अब जरा आगे देखो मैप में, स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ये है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, यहाँ पर ये देश है, इन देशों को मिलाकर बनता है बिम्स्टेक। और सार्क है साउथ एशिया, तो साउथ आता है यहाँ पर और नॉर्थ है ऊपर, तो साउथ में ये देश मिलके बनते हैं। ठीक है, बट पॉलिसी तो ये थी ना नेबरहुड फर्स्ट, तो नेबरहुड में तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, क्यों नहीं बुलाया। आगे बढ़ते हैं। उसी आर्टिकल में जो जून 7 2019 को आया था इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अपने स्वेरिंग सेरेमनी में कि वी सी एनर्जी माइंडसेट पॉसिबिलिटी इन बिम्स्टेक। हम देखते हैं जोश, एक सिमिलर माइंडसेट और एक पॉसिबिलिटी आगे बढ़ने की बिम्स्टेक के साथ, जो कि सार्क के साथ नहीं देखते। इन्होंने सार्क का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ बिम्स्टेक के बारे में ये तारीफ की थी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब जरा बिम्स्टेक और सार्क को और बारीकी समझना है ना, तो हमें देखने पड़ेंगे उनके पार्टनर्स कौन है, उनके मेंबर्स कौन है। बिम्स्टेक में है आपके सामने 7 कंट्री और यहाँ पर है 8 कंट्री। अब दोनों में अगर एक मेजर फर्क देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है पाकिस्तान और यहाँ पर कहीं भी पाकिस्तान नहीं दिख रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क है, बाकी फर्क हम बाद में बात करेंगे।
अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो इंडिया को प्रॉब्लम सार्क से क्या है? सार्क से प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान से हमारी रेगुलर टेंशन चलती रहती है और इस वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो हिंडर हो रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में और ऑल ओवर इंडिया में भी। हमारे पुअर ट्रेड है, हम दोनों ट्रेड वॉर लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। वो हम पे सेंक्शन लगाते रहते हैं, हम उन पे सेंक्शन लगाते रहते हैं। हम टैरिफ बढ़ा देते हैं, वो हम पे टैरिफ लगा देते हैं। हम कुछ बैन करते हैं, वो भी बैन कर देते हैं। ये सब चलता रहता है। फिर इलीगल कैप्चरिंग ऑफ पीओके। भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर अगर आपको मैप में दिखाऊं मैं आपको, तो ये हमारा देश है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आधा कटा हुआ दिख रहा है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है पीओके। पीओके पे हाथ जमा रखा है पाकिस्तान ने और उस पीओके से पास हो रहा है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमारे लिए दिक्कत है कि भाई हमारे देश के हिस्से पे तुम सड़क बना रहे हो, हमसे परमिशन ली तुमने? नहीं। अब ये सब चलो बातें एक बार के लिए इग्नोर भी कर दे। इस बात को इग्नोर नहीं किया जाता कि जो पाकिस्तान को रूल करता है वो वहां के प्रधानमंत्री नहीं, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आईएसआई और पाक आर्मी करती है। ओके, यहां तक की बात समझ में आ रही है। बट आपको कैसे पता? देखो, अगर मैं इस बात की स्टेटमेंट का प्रूफ देना चाहूं तो मैं आपको ले जाऊंगा 1999 में। 1999 में नवाज शरीफ जो वहां के पीएम थे वो हिंदुस्तान आए और बातचीत के लिए आए, शांति प्रिय बातचीत के लिए, कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक साथ चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा कोई भविष्य नहीं। ठीक है, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको गले लगाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ जी हमें साथ बढ़ना चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तभी कारगिल सेक्टर में हम देखते हैं पाकिस्तान आर्मी वहां पर पहुंच गई है, हमारे 140 पोस्ट उन्होंने कब्जा कर लिए। और ये बात नवाज शरीफ को पता ही नहीं है, क्योंकि वहां आर्मी अपना हिसाब किताब चलाती है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, पीएम का कोई मतलब नहीं। पीएम वहां पर परेशान है कि यार मुझे पता ही नहीं लग रहा वहां पर आर्मी कुछ भी कर रही है। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम कि 1999 की वॉर शुरू हो चुकी है। तो इसलिए कहा जाता है आईएसआई और पाक आर्मी पाकिस्तान को रूल करती है। आगे चलते हैं। बट ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान है वहां पर, तो हिंदुस्तान ने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को आगे ना बढ़ाएं। की थी, कई बार की थी। इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है साउथ एशिया सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की मदद से हमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस पर कंट्रोल करने में मदद मिलता पूरे साउथ एशिया रीजन पे। यहाँ पर अगर आप मैप देखें तो यहाँ पर पूरे रीजन में जो सैस सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए, पूरे में हमें पता लगता कहाँ फ्लड है, कैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वहां पर क्या क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं, और इन सब बातों का हमें पता लगता रहता। बट इसमें पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हमारी अपनी सैटेलाइट है, हम उस पर काम करेंगे। और इस सैटेलाइट का इस्तेमाल सबसे पहले स्टार्ट किया भूटान ने, और मैंने इस बारे में भूटान रिलेशनशिप में बात की है। इनफैक्ट इंडिया ने एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी बूस्ट किया, बट पाकिस्तान ने हमेशा स्टेप बैक किया इंडिया के इनिशिएटिव से। ठीक है, अब जरा एक बात और ध्यान से सोचो, पाकिस्तान के रिलेशन कौन से देश के साथ अच्छे हैं, ये किस देश के साथ रिलेशन वो रखता है, तो आपको कोई देश का नाम याद नहीं आएगा। यूएसए के साथ तो उनके रिश्ते टूट चुके हैं, रशिया का तो सवाल नहीं उठता, फ्रांस उन्हें पूछता भी नहीं है, यूके तो भूल ही गया उन्हें आजादी देने के बाद ही। तो सिर्फ एक ही देश बचता है, वो है चाइना, और चाइना भी सिर्फ अपने मतलब के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ठीक है, बात हमें समझ में आ गई। बट इतना ही नहीं कि इंडिया ने सिर्फ ये 3 इनिशिएटिव लिए और कहानी खत्म कर दी, ऐसा नहीं। इंडिया ने कई बार कोशिश की कि सार्क को एक पावर इंजन बनाए, इसको एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिले। अगर आप देखें सार्क की समिट ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू बिम्स्टेक। 18 समिट हुई है 34 ईयर्स में सार्क की, जबकि 22 साल में बिम्स्टेक की सिर्फ 4 ही समिट हुई है। जब इंडिया ने देखा कि सार्क कुछ नहीं कर पा रहा और वहीं का वहीं खड़ा है, तो फिर देख हमने क्या किया कि बिम्स्टेक पे हमने ज्यादा ध्यान दिया और फ्रिक्वेंटली हमने अपनी बिम्स्टेक की समिट शुरू कर दी। देखिए लास्ट जो हुई है 2018 में नेपाल में हुई थी, और नेपाल की बिम्स्टेक की मीटिंग होने के बाद, समिट होने के बाद तुरंत मिलेक्स एक्सरसाइज हो गई पुणे के अंदर, मिलिट्री एक्सरसाइज बिम्स्टेक कंट्री की, और 2022 में शेड्यूल भी हो गई कि बिम्स्टेक होगी। और यहाँ पर सार्क पिछले 5 साल से हुई ही नहीं है, और पता नहीं आगे होगी भी नहीं होगी। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद और क्या फर्क है बिम्स्टेक के साथ? देखिए अगर बिम्स्टेक की सारी कंट्री हम मिला दें तो टोटल जीडीपी बनती है 3.5 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी कितनी है? 2.5, राइट? तो 1 ट्रिलियन की जीडीपी की ग्रोथ हो रही है अगर हम इन सबको मिला दें, प्लस पॉपुलेशन जो है सबकी मिलाकर वो है 1.5 बिलियन। समझ रहे मेरी बात आप? अब यहाँ पर विन विन है इंडिया के लिए भी और बाकी देश के लिए भी। जब कई सारे देश मिलके खड़े होते हैं ना,
तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा काउंट की जाती है। जैसे यूरोपियन यूनियन आपने सुना होगा, जब यूरोपियन यूनियन बोलता है तो दुनिया सुनती है। ऐसे ही अगर एक देश जो रीजनल पावर है और उसके साथ उसके नेबरिंग देश खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन ओशन में कोई बोलने वाला है नहीं, इतना एरिया इसी देश का है और कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बात समझ में आ रही है? ये तो पावरफुल बात है। ठीक है, इसके बाद क्या फायदा है? देखिए, बिम्स्टेक की मदद से हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब आसियान नेशन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं। कैसे? हमने जो रिश्ते बनाए हैं बिम्स्टेक में, वो बनाए हैं म्यांमार और थाईलैंड के साथ। ठीक है, और म्यांमार थाईलैंड गेट पे बनना है हमारा आसियान का, कि अगर हमारे इनके साथ रिश्ते अच्छे हैं तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे आसियान नेशन के साथ, हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ेगा और यहाँ पर चाइना को बैकलैश मिलेगा, क्योंकि इस वाले रीजन में अब इंडिया का भी दबदबा होगा। समझ में आ रहा है? मजे आ रहे हैं? तो अच्छी बात हो रही है। तो मतलब खतरनाक हो गया इंडिया एकदम। अब जब आप इतनी बोल रहे होगे बिम्स्टेक सार, तो पूछ लेगा यार बिम्स्टेक के कंट्री मेंबर कौन कौन से हैं, वो आपको नहीं पता होगा। तो ये 7 मेंबर आपको पता होने चाहिए: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब जरा यहाँ पर देखो, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, और यहाँ आ गया श्रीलंका, और इधर है मालदीव। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मैप के थ्रू याद कर लो, आसान रहेगा। मान लो हाइपोथेटिकली आपको बिम्स्टेक नहीं पता, बेइज्जती हो गई, उसने तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया कि हाँ तो इंसान बड़ा कर रहा था बिम्स्टेक वर्सेस सार्क, ये वो फलाना ढिमकाना। अगला सवाल पूछेगा बिम्स्टेक का नहीं पता तो बता दो सार्क की कंट्रीज के नाम बता दो, वो भी नहीं पता होगा। तो सार्क की कंट्रीज में है नाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर आ गया मालदीव। यहां तक ये बात याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा, कालादाम और इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे के अलावा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, जबकि चाइना इन सभी देशों को प्रॉमिस करता है कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, और इस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे वो ट्रस्ट गेन कर लेता है। आप जरा श्रीलंका का एग्जांपल देखो, उसने हम्बल टोटा पोर्ट बनाया, उसने टाइमली डिलीवर कर दिया, श्रीलंका उससे प्रॉफिट गेन नहीं कर पाया। श्रीलंका को अपना जो कर्ज उतारने के लिए उसने चाइना को लीज पे दे दिया 99 ईयर्स के लिए। यही हो रहा है, वो चाइना हर जगह यही पॉलिसी कर रहा है, पहले उसे ऐसा कर देता है कि टाइम डिलीवर कर दे, उस देश का भरोसा जीत ले, और फिर उस पे ऐसा लोन थोप दे कि जिसे वो चुका ही ना पाए, और वो प्रोजेक्ट वो अपने हाथ में ले ले। इंडिया क्या कर रहा है इस चक्कर में? चाइना प्रोजेक्ट टाइम डिलीवर कर रहा है, हम कर रहे हैं कल्चर कल्चर कल्चर। अगर आप सोच के देखो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इन सब में हमारे मोदी जी जाते हैं और कहते हैं हमारे कल्चर सेम है, हम बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हमारे जैनिज्म, इस्लाम, ये सब देश हमें, ये सब रिलीजन हमें कनेक्ट करते हैं। सिर्फ हम इतना ही बोल के वहां से आ जाते हैं और प्रोजेक्ट डिलीवर कभी भी टाइम पे नहीं करते। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो अब टाइम आ गया है कल्चर कल्चर चलाने की वजह कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, इंटीग्रिटी चलाना, और ये तभी हो सकता है जब सारे प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो, और ये तभी होगा जब इंडिया की बनाई हुई एक पॉलिसी प्रगति अच्छी तरह से काम करे। अभी प्रगति क्या है? प्रगति का काम है कि ये चेक करना जो हमारे मल्टीपर्पस, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म साउथ ईस्ट नेशन में चल रहे हैं, उनको चेक करना कि वो टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। और अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो चाइना को बाईपास कर देगा, पाकिस्तान को बाईपास कर देगा, और बिम्स्टेक कंट्री की मदद से पूरे के पूरे इंडियन ओशन पे अपना दबदबा बनाए रखेगा। और यही नहीं, जो साउथ चाइना सी है वहां पर भी चाइना को बैक ऑफ करना पड़ जाएगा, और यही रीजन है कि आज की तारीख में बिम्स्टेक और सार्क की बात हो रही थी। ये सब तो ठीक है, बिम्स्टेक वर्सेस सार्क के चक्कर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रह गई, हमारा दोस्त अफगानिस्तान। सोच के देखिए, सार्क में था हमारे साथ अफगानिस्तान, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, और अब ये बिम्स्टेक के चक्कर में हमसे छूट गया, और ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट कर देगी, और इस वैक्यूम का शायद फायदा आने वाले टाइम में चाइना भी उठा सकता है। ये होता है वीडियो का एंड। ये थी पूरी कहानी बिम्स्टेक वर्सेस सार्क की। एग्जाम में आपसे, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो उसे रट के जाना अच्छी तरह से। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करो, और मेरे लिए कोई मैसेज हो हैशटैग भाषण के कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों